यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिवली हमारे साथ एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा भी जुड़ गए हैं। खारा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नौ स्वदेश पर। और जिस तरह से यहाँ पर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक्शन लिया है, उसी पर आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। नियमों में बदलाव को लेकर, जिस तरह से क्रेडिट बांटने को लेकर जो नियम बदले हैं, जो चिंता जाहिर की है, इस चिंता के बारे में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप किस तरह से इस चिंता को समझते हैं, पहले ये समझा दीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि आरबीआई गवर्नर द्वारा इस विषय में बहुत चर्चा की गई है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट के बारे में, जो ग्रोथ के बारे में, और उनका कंसर्न जो कुछ एंटिटीज हैं जहाँ पर कि पूरा असेसमेंट जो है पर्सनल लोन का नहीं होता, उसमें जो है उनका विशेष रूप से उनका ध्यान था। उसके चलते हम लोगों को बैंकिंग सिस्टम में ऐसी आशा थी कि इसमें रिस्क वेट बढ़ाए जाएंगे। जब ये मैं कह रहा हूँ तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि कोविड से पहले अनसिक्योर्ड लोन में क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं वो 125% ही हुआ करता था। कोविड के दौरान इसको 100% किया गया था, और ये वापस जो है कोविड भी खत्म हो गया, तो इसलिए जो है इसको वापस 125% किया गया है। इसका मुख्य रूप से ध्येय ये है कि जो इकोनॉमी में क्रेडिट का ग्रोथ हो अनसिक्योर्ड लोन का, वो बड़ा बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए। और आपने ये देखा होगा कि जो मेजर क्रेडिट ग्रोथ के स्रोत हैं, जैसा कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और एमएफआई लोन और गोल्ड लोन, ये सब जो है इसकी परव्यू से बाहर रखे गए हैं। तो इस कारण से जो ग्रोथ इन सेक्टर्स में आने का था वो बराबर बरकरार रहेगा। और यहाँ तक कि जो जो अनसिक्योर्ड लोन्स में जो रिस्क वेट बढ़ाया गया है, उस कारण से एक सिस्टम में जो है जो बड़ा डिसिप्लिन रहेगा, ये मेरा मानना है। खारा साहब, थोड़ा सा जो फैसले का असर है पर्सनल लोन के लिहाज से, वो ज़रा बता दीजिए हमें। क्या ये महंगा हो जाएगा? बोरोवर्स के लिए लेंडिंग रेट में बढ़त यहाँ पर कितनी संभव है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स किस तरह से महंगे हो जाएंगे? ओवरऑल इम्पैक्ट बैंक के लिहाज से और ग्राहकों के लिहाज से आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो बेसिक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो एक कंपोनेंट है, लेकिन साथ ही साथ जो एक बोरोवर का रिस्क असेसमेंट है वो भी एक कंपोनेंट होता है, जहाँ पर रिस्क प्रीमियम की बात आती है। तो इसका कुछ इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। एनबीएफसीज की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जरूर इंक्रीज आने की आशा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो क्वालिटी ऑफ रिस्क क्या है, उस अकॉर्डिंगली इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। खारा जी, अंकुर मिश्रा बोल रहा हूं मैं मुंबई स्टूडियो से। स्वागत है आपका। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने जो लास्ट टाइम हमें असेसमेंट बताया था कि आपकी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से कैपिटल पर्याप्त है। अब चूंकि यहाँ पर कुछ न कुछ कैपिटल आपका कम होगा, एक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 50 से 55 बेसिस पॉइंट का, और आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। अब आपको क्या लगता है कि आपकी जो ग्रोथ की रफ्तार है उसके लिए कैपिटल आपको और उगाना होगा? देखिए, ऐसा है कि जहां तक ग्रोथ का सवाल है, हम लोग अपनी जो हमारी करंट कैपिटल एडिक्वेसी है उसके चलते हमारे पास सफिशिएंट रूम है ग्रोथ के लिए, अपना लोन बुक को ग्रो करने के लिए। ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे फर्स्ट हाफ में जो अभी तक हमारा प्रॉफिट हुआ है, अभी हमने उसको अपनी कैपिटल एडिक्वेसी के लिए अकाउंट फॉर नहीं किया है। अगर हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन 109-110 बेसिस पॉइंट के करीब आता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर 55 बेसिस पॉइंट का कंजम्पशन हो भी गया, तब भी हमारे पास ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम हाफ ईयरली प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट अनदर 50 बेसिस पॉइंट। सो आई वुड से दैट हमारा इसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ के ऊपर नहीं आने वाला, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लोगों की तकरीबन 14% तक की लोन बुक की ग्रोथ होनी चाहिए, और उसमें कैपिटल कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है और ना ही होगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ। खारा साहब, जो चिंता यहाँ पर साफ तौर से आपने भी समझाई अपने जवाब के शुरुआत में, अब कोविड के बाद से पर्सनल लोन को लेकर, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर अगर मैं समझना चाहूँ, तो ये किस तरह से पेस जो है इसकी पकड़ी है, कितनी तीव्रता से आगे बढ़ा है, और फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें चिंता की बात कहाँ कहाँ पर है? एक तो इनकी डिमांड और साथ ही इनकी रीपेमेंट, इसको लेकर भी क्या चिंता है? देखिए, ऐसा है कि जो तो बैंक्स और एनबीएफसीज जो
एस्टैब्लिश एनबीएफसीज हैं, वो लोग अपना जब क्रेडिट इवैल्यूएशन करते हैं तो वो अपना ईएमआई एनएमआई रेशो को बड़े क्लियरली असेस करते हैं और साथ ही साथ वो लोन टू वैल्यू को भी असेस करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा है कि कुछ जो एंटिटीज हैं, फिनटेक वगैरह जिस तरह से लोन करते हैं, वो इस तरह का कोई असेसमेंट नहीं करते हैं। तो उसके लिए उसके चलते जो है चूंकि उनके यहाँ पर अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स इतने टाइट नहीं है, तो वही एक विशेष रूप से कारण था जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह का स्टेप लिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि उनके यहाँ भी कुछ क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट होगी और जिससे कि जो सिस्टम एज ए होल को कोई भी ऐसा शॉक ना आए, ये इंश्योर किया जाएगा। जी, मैं आपके कैपिटल रेजिंग प्लान के बारे में समझना चाहता हूं। कितना अभी तक एसबीआई ने ऑलरेडी रेज कर दिया है? हमें याद है कि 10,000 करोड़ तक का आप ऑलरेडी रेज करने वाले थे। तो उस मंशा के बाद क्या आगे भी योजना है कि आप बॉन्ड्स के जरिए पूंजी जुटाएंगे? देखिए, ऐसा है कि उसमें तकरीबन हमने शायद 2,500 तक हमने ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। 10,000 के में का जो हमारा प्लान था और हमें बाकी इस वर्ष में रेज करने का हमारा प्लान है। अभी फिलहाल हम उसी प्लान पर स्टिक कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो क्लॉबैक ऑफ प्रॉफिट होगा वो हमें और एडिशनल सपोर्ट देगा। तो फिलहाल और कुछ अधिक हमने नहीं इस विषय में विचार विमर्श किया है। बोर्ड में हम विचार विमर्श करेंगे और जैसा बोर्ड की गाइडेंस होगी अकॉर्डिंगली किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है कि जैसा मेरी पहले की कैलकुलेशन भी है, हम तकरीबन 6 से 7 लाख करोड़ तक का ग्रोथ हम बड़े इजीली इस कैपिटल एडिक्वेसी पर हम इंश्योर कर सकते हैं और जो हमारी फिलहाल ग्रोथ है उसके लिए ये पर्याप्त है। खारा साहब, बैंकों की एनबीएफसी लेंडिंग पर भी नए नियम लागू किए गए हैं। इन नए नियमों को अब एनबीएफसी के नज़रिए से भी आप ज़रा समझाएं और बैंक जो है अब इन नए नियमों को किस तरह से पालन में लाएंगे। एनबीएफसी जो है एक बार फिर से रेगुलेटर के पास जाना चाहते हैं और उनसे क्लैरिटी मांगना चाहते हैं। किस तरह की क्लैरिटी की ज़रूरत है और किस तरह से लेंडिंग को लेकर उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं? किस तरह की वो क्लैरिटी मांगना चाहते हैं इस विषय में तो मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एनबीएफसीज में जो रेटिंग है उसमें जो भी रेटिंग है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का और अधिक रिस्क वेटेड का प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करेगा हर बैंक में कि उनके पास जो लोन बुक है उसमें किस तरह की एसेट्स उनके पास हैं एनबीएफसीज में और उसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट होगा। जैसा मैंने आपको बताया, हम लोगों के केस में ये अनसिक्योर्ड लोन प्लस एनबीएफसी सब मिलाकर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ये तकरीबन 55 बेसिस पॉइंट के करीब 55 से 60 बेसिस पॉइंट के करीब हमारे पास इम्पैक्ट आएगा। तो ये मेरा इस विषय में कहना रहेगा। खारा जी, एक और जो डायरेक्शन आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप अपनी लिमिट बनाइए और उस लिमिट्स पे आप एडहेयर करिए। हमने जो बैंकों से लगातार बात की उसमें यही पता चला है कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इस पर जरा बात करनी होगी। इस पर आपका क्या मानना है, कैसे इसको कार्यान्वित कर सकते हैं? हम लोग हमेशा से ही हर सेक्टर के लिए एक इंटरनल लिमिट अपनी बनाते हैं जिसको हम एक्सपोजर सीलिंग कहते हैं और वो उस लिमिट के अंदर ही हम लोग अपना लोन अपना मतलब पोर्टफोलियो में उस लोन का कंपोनेंट रखते हैं। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस बहुत सालों से रही है और हमारे को बोर्ड से इस तरह की पॉलिसी हमारे पास ऑलरेडी है। हम उस पॉलिसी के तहत ही काम कर रहे हैं इस विषय। तो आपने काफ़ी सारे जवाब में इस फैसले को समझाया है, लेकिन फिर भी पूछना बनता है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन बैंकों के तरफ से हम होता हुआ देखेंगे आरबीआई की ओर इस खबर के बाद और इस फैसले के बाद? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है क्योंकि ये ओवरऑल सिस्टम के लिए एक बड़ा उचित कदम है, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि शायद हम लोगों की तरफ से तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। जी, एक और अहम सवाल बनता है जो एनबीएफसीज की लेंडिंग है, वहां पर कई सारे एनबीएफसीज चिंतित हैं कि जो उनका सोर्स था वहां पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ कॉस्ट बढ़ सकते हैं। इस पर आपका क्या मानना है, किस तरीके से एसबीआई इस पर तैयारी कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि मेरा जहाँ तक मेरे को ज्ञान है एनबीएफसीज अपना एक निम की तरफ पूरा ध्यान रहता है उनका, तो उसके चलते वो नॉर्मली इसको जो भी इंक्रीज इन कॉस्ट होगा
वो उसको पास ऑन करेंगे। और एनबीएफसीज के लिए अपने सोर्सेज में बैंक क्रेडिट एक साधन है, बट उसके अलावा वो लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिपॉजिट जो अलाउड है एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट रेस कर सकती हैं, उनके पास वो भी एक साधन रहता है। तो मल्टीपल सोर्सेज जो उनके पास हैं वो उनको टैप करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा और इस तरह से अपना वो सोर्सेज को जो है डाइवर्सिफाई और ऑगमेंट करेंगे। चलिए, चर्चा को समाप्त करना होगा खारा साहब, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमारे ईटी नाउ स्वदेश के दर्शक आपको लाइव देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आपकी तरफ से वर्ड ऑफ कॉशन और जाते जाते आप हमें एक हेडलाइन तो देंगे ही, वो तो बनता ही है आपका देना। आरबीआई द्वारा ये स्टेप जो लिया गया है ये सिस्टम के ओवरऑल इंटरेस्ट में है, और इन ए वे बोरर्स जो लोग बहुत हाई इंटरेस्ट रेट को बोरो कर रहे थे, उनको अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए दे मस्ट रैशनलाइज देयर बोरिंग। खारा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर बात की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप शामिल हुए। और इसी के साथ